नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह कुछ बच्चों के आग्रह पर प्रेमचंद की एक कहानी सदगति की मूल संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कहानी कई विश्वविद्यालयों में BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में और MA प्रीवियस में भी संकलित है। तो आइए सदगत कहानी की मूल संवेदना पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा सम्राट के रूप में ख्याति लब्ध हैं। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को विकास का जो रास्ता दिखाया वह अद्यावधि उसी पर गतिशील है। कहानी को आम आदमी की संवेदनाओं का प्रस्तोता बनाकर आपने उसे विश्वसनीयता का जो कलेवर प्रदान किया, उसी के सहारे हिंदी कहानी आम आदमी के मध्य अपनी पैठ बना सकी और आज भी पूर्ववत स्थापित है। उल्लेखनीय है कि आप एक प्रयोग धर्म कथाकार थे, इसीलिए आपके कथा साहित्य की विकास यात्रा में नित्य नूतनता का निरंतर समन्वय मिलता है। 1915 ईस्वी में आदर्शवाद से आरंभ आपकी साहित्य साधना 1921 ईस्वी से आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय करके आगे बढ़ती है और अंततः 1931 ईस्वी से विशुद्ध यथार्थवादी बन गई है। यहाँ प्रेमचंद सामाजिक विसंगतियों पर बहुत ही सहज भाव से कुठाराघात करते हुए देखे जा सकते हैं। धर्मांधता के धरातल पर पिसते हुए एक निम्न वर्गीय व्यक्ति की करुणगाथा बन प्रस्तुत होने वाली इस कहानी में संवेदना के अनेक संदर्भ उद्घाटित हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संदर्भ इस प्रकार देखे जा सकते हैं। नंबर 1, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों का यथार्थ। भारत की सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में आई थी, स्वार्थ के आघात प्रतिघात से स्वतः ही जर्जर हो उठी थी, जिसे गुलामी के शिकंजे ने और भी विकट बना दिया। अशिक्षा के कारण लोगों की वैचारिक क्षमता शून्य हो गई और रूढ़िगत मानसिकता सभी पर प्रभावी बन बैठी। रही सही कसर उच्च वर्ग की शोषणवादी मानसिकता ने पूरा कर दिया। फलतः यह वर्ग अपनी अस्मिता को लेकर चेतना शून्य हो गया। यही कारण है कि 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम जन सहयोग के अभाव में पूरी तरह सफल हुआ। फलतः आज़ादी की भावी लड़ाई को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक माना गया कि निम्न वर्ग को समसामयिक विसंगतियों से मुक्ति दिलाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रस्तुत कहानी में दुखी चमार के माध्यम से यही यथार्थ प्रस्तुत हुआ है। वह इतना धर्मांध एवं हीन भावना से ग्रस्त हो चुका है कि भूखे पेट काम करते करते जान दे देता है, किंतु धर्म के भयवश पंडित घासीराम से भोजन के लिए नहीं कह पाता है। इसी धरातल पर प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वयं की भूख और अपने मानवीय अधिकारों के बारे में भी चैतन्य नहीं है, उससे देश और समाज के संदर्भ में कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरा है धर्मांधता। आज धर्म एक संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जबकि वह कभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का चिंतक माना जाता था। यह वस्तुतः पुजारी वर्ग की स्वार्थी मानसिकता का परिणाम है। सच्चाई यह है कि इस वर्ग ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वर्ग नरक पाप पुण्य धर्म अधर्म की मान्यता का व्यापक प्रचार करते हुए निम्न वर्गीय लोगों के मन में यह विचार दृढ़ता से स्थापित कर दिया कि उनकी इस हीनावस्था का कारण उनके पूर्व जन्म के पाप हैं। अतः इससे मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे इसका प्रायश्चित करें। उच्च वर्ग के प्रति उनका दुष्कर्म और उनके पाप को और भी बढ़ावा देगा। इसमें उन्हें सहज विश्वास हो गया। इस कारण पुजारी वर्ग धर्म और विमुक्ति के नाम पर उनका भरपूर शोषण करने में सफल रहा। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र दुखी चमार इस विसंगति का जीवंत प्रतिरूप बन प्रस्तुत हुआ है। अपने को सर्वथा हीन मानकर बेटी की भावी जिंदगी की खुशहाली के लिए वह पंडित घासीराम को सगुन निकलवाने हेतु आमंत्रित करने जाता है और उनके द्वारा कहे गए बेगार को करते हुए पेट की भूख के कारण दम तोड़ देता है, किंतु लज्जावश भूखा होकर भोजन नहीं मांग पाता। इसे हम दुखी चमार की धर्मांधता का ही परिणाम कह सकते हैं। नंबर 3, शोषणवादी मानसिकता। समाज में जब जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था स्थापित हो गई, तब उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए नई मान्यताओं की स्थापना की। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनके अंतर्गत श्रम का समस्त दायित्व निम्न वर्ग पर डाल दिया गया और वे श्रम के उत्पादन में अपना हिस्सा निर्धारित कर सुख भोग करने लगे। उन्होंने निम्न वर्ग से अपना हिस्सा बड़ी क्रूरता के साथ वसूलना आरंभ किया। इसीलिए इनके कर्म मानवीय दृष्टि से अधिकांशतः संवेदना शून्य या क्रूर बन गए।
प्रस्तुत कहानी में पंडित घासीराम उक्त मानसिकता के साक्षात प्रतिरूप बन प्रस्तुत हुए हैं। दुखी चमार से बेगाल लेना जैसे वे अपना अधिकार समझते हैं। अंत में उन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि वो बुरी तरह थक चुका है, परंतु तब भी वे उसे सगुन के नाम पर काम करने के लिए इस प्रकार विवश करते हैं कि वो मर जाता है। विसंगत तो यह है कि न तो उन्हें अपनी इस अमानवीयता पर पश्चाताप होता है और न उनका अपना समाज ही उनको गलत कहता है। आज के समाज में सभी शोषणकर्ता लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी ही बन चुकी है। नंबर 4, भाग्य की विडंबना। महत्वाकांक्षा मनुष्य की जन्मजात विशिष्टता मानी जाती है। इसकी पूर्ति के लिए वह अधिकांशतः अपेक्षित कर्म भी करता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी ही हो जाए। प्रायः ऐसा होता है कि कभी किसी को कम तो कभी किसी को अधिक मिल जाया करता है। सामान्य भाषा में इसी को भाग्य की विडंबना कहा जाता है। हिंदी के प्राय सभी कहानीकारों ने संकेत दिया है कि हमें अपने जीवन में भाग्य की इस विडंबना का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कर्म फल अपना मारक प्रभाव खो बैठते हैं। प्रस्तुत कहानी में दुखी चमार के संदर्भ में भाग्य की विडंबना का प्रभावी चित्रण किया गया है। कहाँ वह बेटी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए घर से बाहर निकला था और कहाँ अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। उस पर भी उसका अंतिम संस्कार जिस प्रकार हुआ, हिंदू मान्यता के अनुसार वह सर्वथा अनुचित ही कहा जा सकता है। नंबर 5, अशिक्षा का प्रभाव। शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करती, इस कारण वह अपना भला बुरा समझने लगता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि सामान्य सी जानकारी के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर करता है। ऐसे में वह बहुतों के द्वारा दुत्कारा जाता है, प्रताड़ित होता है और उसके साथ विश्वासघात होता है। इस कहानी में दुखी चमार की दुर्दशा का भी प्रमुख कारण अशिक्षा ही है। वह बौद्धिक चेतना के अभाव में भूख के कारण दम तोड़ बैठता है, किंतु पंडित के घर से रोटी नहीं मांग पाता। यद्यपि चिखरी गौड़ उसे इसके लिए प्रेरित भी करता है, इस भय से कि पंडित जी द्वारा बताए गए कार्य यदि पूरे नहीं हुए तो नाराज हो जाएंगे और अच्छा मुहूर्त नहीं बताएंगे, जिससे उसकी बेटी का भविष्य चौपट हो जाएगा। वह अंतिम सांस तक काम करता है। यही अशिक्षा गोदान की होरी की भी ऐसी ही मृत्यु का कारण बनी है। नंबर 6, आने वाले बदलाव की संभावना। मार्क्स के सिद्धांतों के व्यावहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाने के उपरांत अनेक विसंगतियों के समाधान की कल्पना सहज ही साकार हो उठी। सभी में यह विचार दृढ़ता से स्थापित हो गया कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। यद्यपि सत्य यही है कि गांधी के प्रभाव के कारण इस देश में यह सिद्धांत अपने उस क्रूर रूप में स्थापित नहीं हो सका जिस रूप में विश्व के अन्य देशों में स्थापित हुआ था, लेकिन लोगों की चेतना पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। 1936 ईस्वी में स्वयं प्रेमचंद ने लखनऊ में आयोजित हिंदी के प्रगतिशील लेखकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रस्तुत कहानी में चिखरी गौड़ के माध्यम से मार्क्स के सिद्धांतों के व्यावहारिक स्वरूप को दर्शाया गया है। यद्यपि वह पंडित घासीराम के दरवाजे पर भूखे पेट बेगार करके मर जाने वाले दुखी चमार को उनसे रोटी मांगने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता, किंतु उसके मर जाने पर समस्त चमारों को पुलिस की तहकीकात के नाम पर भयभीत कर ब्राह्मणों के परंपरागत भय को निष्प्रभावी अवश्य कर देता है। आज प्रेमचंद की एक कल्पना सर्वथा चरितार्थ हो उठी दृष्टिगत होती है। इसी कारण वे एक युग दृष्टा कथाकार माने जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी संवेदना की दृष्टि एक सशक्त रचना कही जा सकती है। इसका शिल्प विधान भी उतना ही सशक्त एवं प्रभावी है। इसकी कथा वस्तु अनेक आयामों का संस्पर्श करती है, जिनमें मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम प्रमुख है। कहानी का मुख्य पात्र निश्चित रूप से दुखी चमार को माना जा सकता है। साथ ही पंडित घासीराम को उसका पूरक चरित्र कह सकते हैं। इसके संवाद पात्र एवं परिवेश के अनुरूप हैं और संवाद की समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। भाषा वाराणसी के आसपास के क्षेत्र की बोलचाल के निकट की भाषा है, किंतु कोई भी हिंदी भाषा भाषी से सहज ही समझ सकता है। इसमें शैली के चारों प्रमुख रूप, विवरण, वर्णन, विचार एवं भाव प्रयुक्त हुए हैं। कहानी प्रेमचंद की कथा यात्रा के अनुसार 1930 से 1936 के मध्य लिखी हुई वाराणसी के निकटवर्ती परिवेश पर आधारित
कही जा सकती है, किंतु संवेदना के धरातल पर इसे देश काल की सीमा से मुक्त भी कहा जा सकता है। इसका वातावरण आरंभ में सामान्य है, जो क्रमशः गंभीर होता हुआ अंततः मर्मस्पर्शी बन गया है। कहानी का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, जिसे अनेक आयामों में देखा जा सकता है। इसे एक सुधारवादी कहानी कहना भी असंगत नहीं। आलोचकों की यह सामान्य राय रही है कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों के पात्रों की तलाश अपनी कहानियों के सफल पात्रों के मध्य करते रहे हैं। इस प्रसंग में इस कहानी की चर्चा गोदान के प्रमुख पात्र होरी के सृजन के संदर्भ में की जाती है, अतः इसे प्रेमचंद की एक विशिष्ट कहानी माना जाता है और इसमें ऐसी सामर्थ्य भी है। तो मित्रों, आपके सामने सतगति कहानी की मैंने मूल संवेदना प्रस्तुत की। आशा है कि जिन्होंने मांग की थी उन्हें ये अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचित करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।